हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब एजुकेशनल चैनल एमपीए क्लासेज। आज हम लोग भौतिकी में अपवर्तन के नियम देखेंगे। मतलब आज हमारा टॉपिक है अपवर्तन के नियम, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने अपवर्तन को देखा था कि अपवर्तन क्या होता है, कैसे होता है। तो आज हम लोग अपवर्तन के नियम को देखेंगे। अपवर्तन के कितने नियम हैं और क्या है। अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के दो नियम हैं। कितने नियम हैं? दो। अपवर्तन का पहला नियम बताता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और जो माध्यम होते हैं उसको पृथक करने वाले पृष्ठ पे जो आपतन बिंदु होते हैं, उस आपतन बिंदु का अभिलंब ये सभी के सभी एक ही समतल में होता है। मतलब आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ पर पृष्ठ के जो आपतन बिंदु है उसके अभिलंब ये सभी के सभी एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही समतल में होते हैं। ये पहला नियम है। इसको अभी हम फिगर से भी देखेंगे। पहले दूसरा नियम को देखते हैं, फिर देखते हैं फिगर में कैसे दिखा है। दूसरा नियम क्या है कि किसी विशेष रंग के लिए, प्रकाश के किसी निश्चित रंग के लिए तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए, मध्य माध्यमों के जोड़ा के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात जो होता है एक स्थिरांक होता है। मतलब फिक्स होता है, वो कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है। तो प्रकाश से किसी निश्चित रंग, है ना। दूसरा नियम क्या है? प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा, है ना, प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा किसी निश्चित माध्यम के युग्म के लिए, है ना, निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात स्थिर या स्थिरांक होता
ये बताया। जैसे अगर ये कोई कांच का प्लेट है और ये प्रकाश की किरणें इस पे आपतित हो रही है और यहाँ से फिर इसका अपवर्तन हो रहा है, ये क्या है? अभिलंब है ना। तो यहाँ पे एक माध्यम ही है, ये माध्यम 1 और ये माध्यम 2 है। दोनों माध्यमों को ये अलग सतह जो है अलग कर रही है। तो यहाँ पे ये आपतित किरण और ये अभिलंब और ये अपवर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पे एक ही समतल में, जो कि पहला नियम में बताया जा रहा है। दूसरा नियम में क्या कर रहा है? आपतन कोण की जया, मतलब ये आपतन कोण की जया मतलब आई और ये जो है आर, इसका जो अनुपात होता है वह हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है। मतलब साइन आई बटा साइन आर, ये क्या है? स्थिरांक होता है, स्थिरांक होता है। क्योंकि इसके बारे में एस्नेल ने बताया था, इसलिए अपवर्तन के इस दूसरे नियम को हम एस्नेल का नियम भी कहते हैं, इस दूसरे वाले नियम को, है ना। मतलब दूसरा नियम को एस्नेल का नियम भी कहते हैं। और ये जो एस्नेल का नियम है, ये जो होता है वह 0 डिग्री ग्रेटर आई ग्रेटर 90 के लिए सत्य होता है, के लिए सत्य होता है। मतलब आई का जो मान होगा, आपतन कोण का जो मान होगा, वह 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा। तो ये थे अपवर्तन के दोनों नियम, जिसमें दूसरे नियम को एस्नेल का नियम भी कहते हैं। और उनके अनुसार क्या है? साइन आई बाई साइन आर को एक स्थिरांक है जो किसी निश्चित रंग और किसी निश्चित माध्यम के युग्म के लिए होता है। अगले पॉइंट में देखते हैं अपवर्तनांक क्या है। हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और क्या देखते हैं? अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक जो होता है वो शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य मतलब निर्वात हवा, है ना, और उस माध्यम में, किस माध्यम में? जिस माध्यम का अपवर्तनांक हमको पता करना है उस माध्यम में। अगर किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक पता करना है तो उसके लिए क्या करेंगे कि शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में जिसका पता करना है उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात जो आएगा वो अनुपात ही उस माध्यम के लिए अपवर्तनांक कहलाएगा। जैसे इसका डिफिनेशन हो जाएगा, किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य, शून्य का मतलब निर्वात या वायु, है ना। शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को कहते हैं। अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा, अपवर्तनांक बराबर शून्य में प्रकाश की चाल और बटा उस माध्यम में जिसका निकालना हो, उस माध्यम में प्रकाश की चाल। अब जैसे किसी माध्यम में देखते हैं, जैसे जल में देखते हैं कि जल का अपवर्तनांक कितना होगा।
पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि हवा में मतलब शून्य में जो प्रकाश की चाल होता है वह करीब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, जबकि पानी में इसकी जो चाल है वह हो जाते हैं 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इस फार्मूला, इस सूत्र के अनुसार हम पानी का जो अपवर्तनांक निकालेंगे, पानी का अपवर्तनांक वो कितना हो जाएगा? तो शून्य में प्रकाशीय चाल मतलब 3 लाख किलोमीटर और बटा उस माध्यम में प्रकाशीय चाल, तो हम किस माध्यम का निकाल रहे हैं? पानी का निकाल रहे हैं, इसलिए पानी की प्रकाशीय चाल। ये कट गया, यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो क्या होंगे? कट जाएंगे। अब इसको 5 से काटते हैं, 5 चौका 20, 50 25, ये भी 5 से कट जाएगा, 5 छक 30, 60 हो गए। अभी भी 5 से कट जाएंगे, 5 नमा 45 और 5 से 12 25 60, अभी भी कट जाएंगे 3 से, 3 तिया 9 और 3 चौका 12, मतलब 4/3। इसको हम डिवाइड करेंगे 1.33 आएगा लगभग। इसका मतलब क्या हो गया कि शून्य में प्रकाश की चाल और पानी में प्रकाश की चाल का अनुपात क्या होगा? 1.33 होगा। मतलब निर्वात में जो प्रकाश की चाल है और पानी में जो प्रकाश की चाल है, दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा? 1.33 होगा। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं कांच में प्रकाश की चाल का, सॉरी कांच का अपवर्तनांक देखते हैं कितना है। तो कांच में प्रकाश की चाल जो होता है वो करीब करीब 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, और हवा में तो पता है, इसलिए कांच का अपवर्तनांक देखते हैं क्या आएगा। कांच का अपवर्तनांक है ना, फिर क्या हो जाएंगे? कांच का कितना? 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, जबकि हवा का 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये किलोमीटर पर सेकेंड और ये 50 से 50 कैंसिल, ये क्या हो जाएंगे? सॉरी यहाँ उल्टा लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे शून्य में प्रकाशीय चाल था, तो ये 3 लाख किलोमीटर ऊपर होगा और 2 क्या होगा? नीचे होगा। अब ये आ गया 3/2 मतलब 1.5। 1.5 का मतलब क्या हो गया कि शून्य में मतलब हवा में प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश की चाल का अनुपात कितना है? 1.5 है। तो एनसीईआरटी बुक में, एनसीईआरटी की बुक की सारणी 10.10 में मतलब सारणी 10.3 में कुछ पदार्थों के इसी टाइप से अपवर्तनांक, जैसे मैंने यहाँ पे पानी का अपवर्तनांक निकाला, कांच का अपवर्तनांक निकाला, इसी टाइप से कुछ पदार्थों के अपवर्तनांक दिए हुए हैं, जिसको आप लोग देखेंगे, याद करेंगे और सीखेंगे। फिर बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब देखते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या देखते हैं अगला टॉपिक हमारा? निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो देखते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे ये हमारा एक कांच है और ये किरणें आपतित हो रही है और अपवर्तन के बाद ये अपवर्तित किरण यहाँ पे आपको प्राप्त हो रही है, और ये इसका अभिलंब है। ये हो गए आपतन कोण और ये हो गए अपवर्तन कोण। ये माध्यम 1 है, ये क्या है? माध्यम 1। यहाँ पे ये माध्यम 2। मान लेते हैं माध्यम 1 में जो प्रकाश की चाल है वो v1 है, जबकि माध्यम 2 में प्रकाश की चाल v2 है। ये हम मान लेते हैं, है ना। और यहाँ पे देखते हैं कि माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, क्योंकि ये अलग अलग माध्यम है। तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक
जैसे माध्यम 2 का निकालना है, किसका निकालना है? 2 का, किसके सापेक्ष? 1 के सापेक्ष। तो माध्यम 2 का जो अपवर्तनांक है वो माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष क्या हो जाएगा? तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और बटा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, है ना। तो यहाँ पे माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अगर हमको अपवर्तनांक निकालना होगा तो इस फार्मूले के इस्तेमाल करेंगे। मतलब पहले माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, उसके बाद माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, ये दोनों का जो अनुपात आएगा वह अनुपात जो होगा माध्यम 2 का अपवर्तनांक होगा माध्यम 1 के सापेक्ष में। इसी प्रकार माध्यम 1 का भी हम निकाल सकते हैं ना। माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, ये क्या हो जाएगा? तो अब माध्यम 1 का निकालना है, किसका निकालना है? माध्यम 1 का, किसके सापेक्ष निकालना है? तो माध्यम 2 के सापेक्ष निकालना है। इसका क्या हो जाएगा? माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बटा माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। तो जब हम माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालेंगे तो हमारा सूत्र क्या हो जाएगा? माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बटा माध्यम 1 में प्रकाश की चाल हो जाएगा। यदि माध्यम 1 को अगर निर्वात है, माध्यम 1 क्या हो? निर्वात है। यदि माध्यम 1 निर्वात या वायु है, क्या है? माध्यम 1 जो है हमारा ये निर्वात, मतलब वायु या निर्वात, वायु को निर्वात भी कहते हैं, उसी को शून्य भी कहते हैं। तो वायु या निर्वात है, तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। तब क्या होगा? माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। मतलब माध्यम 2 का अपवर्तनांक क्या होगा? वो निर्वात के सापेक्ष होगा और यही माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ये जो क्या है? माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो यहाँ पे अगर वायु के अलावा कोई दूसरी 2 माध्यम हो और दोनों में अगर माध्यम 1 के सापेक्ष 2 का या 2 के सापेक्ष 1 का निकालना हो तो हम इन सूत्र की सहायता से उनके निरपेक्ष अपवर्तनांक को निकाल सकते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक को जान सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले क्लास में।